स्टूडेंट, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट पे, चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सातत्य और अवकलनीयता। ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 5, ये कहां डिफाइंड है? फॉर एवरी रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। तो क्या है फंक्शन? मॉड है इसका। मॉड का मतलब हुआ कि वट एवर यू टेक द वैल्यू ऑफ एक्स, ऑलवेज दिस वुड बी द पॉजिटिव। एक्स की कोई वैल्यू लें आप तो इसको हमेशा पॉजिटिव रहना है। यदि एक्स 5 या 5 से बड़ा हो गया तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, पर यदि एक्स की वैल्यू 5 से कम हो गई तो एक्स माइनस 5 क्या हो जाएगा? नेगेटिव। पर हमको उसको फिर भी पॉजिटिव बनाना है। तो मैं क्या करता हूं कि रियल लाइन को मैं 3 हिस्सों में तोड़ता हूं। एक तो पॉइंट एक्स इक्वल टू 5 वाला पॉइंट है, और इधर के ये पॉइंट क्या हो जाएंगे? ग्रेटर देन 5। इधर के सारे पॉइंट 5 से बड़े हो जाएंगे, और इधर के सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे? लेस देन 5 हो जाएंगे। इस 5 के इधर सारे पॉइंट 5 से बड़े, इधर के सारे पॉइंट 5 से छोटे। ठीक हो गया? अब 3 स्थिति में इसको देखते हैं। एट x is greater than equal to 5, जब x की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी है तो fx को हम क्या लिख देंगे? x माइनस 5। तब हमें मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मॉड किसके लिए है? इसलिए है कि वैल्यू हमको क्या लेनी है? पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। अपने आप हम देख रहे हैं कि 5 और 5 से बड़ी जब वैल्यू x की है तो इसलिए पॉजिटिव होना, इसलिए मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं है। एंड इफ x इज लेस देन 5 तो fx कितना हो जाएगा? देखिए, x की वैल्यू 5 से छोटी है, फॉर एग्जाम्पल 4, ये तो -1 हो गया। फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू 3, ये कितना हो गया? -2 हो गया, तो नेगेटिव हो रहा है ना। और हमको क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। तो ऐसी स्थिति में फंक्शन की वैल्यू जब पॉजिटिव हो रही है, सॉरी नेगेटिव हो रही है, और हमको उसको पॉजिटिव बनाना है, तो एक माइनस साइन हम बाहर से भी ले लेते हैं, और ये कितना बन जाएगा आपका? 5 माइनस। इसको समझ रहे हैं? फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया। मीन्स व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 5, एट दैट टाइम द वैल्यू ऑफ x माइनस 5 इज नेगेटिव। व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 5, फॉर दैट वैल्यू x माइनस 5 इज नेगेटिव। देन टू मेक इट पॉजिटिव, आई एम इंट्रोड्यूसिंग वन मोर नेगेटिव साइन हियर टू मेक इट पॉजिटिव। ठीक हो गया? नेगेटिव आ रहा है ना, और उसको पॉजिटिव करने के लिए एक साइन नेगेटिव और लगा दिया। ठीक हो गया? ये क्या बन गया आपका? 5 माइनस एक्स। तो मैं लिख सकता हूं फंक्शन एफ एक्स को डिफाइन करके मैंने क्या लिख दिया? दिस इज x माइनस 5 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और दिस इज 5 माइनस एक्स इफ x इज लेस देन 5। ये हो गया फंक्शन। यही फंक्शन जो हमारे पास दिया हुआ था, डिफाइंड करके, परिभाषित करके यहां। ठीक हो गया? अब हमको बोला गया है इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है हमको पूरी रियल लाइन पर, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द रियल नंबर। तो हमने 3 हिस्सों में बांट दिया। x इज इक्वल टू 5, द वैल्यू इज ग्रेटर देन 5 एंड द वैल्यू लेस देन 5। तो पूरा आगे नहीं आ गया। 5 से बड़ी और 5 से छोटी, पूरी रियल लाइन कवर हो गई। तो अब मैं कंटिन्यूटी चेक करना शुरू करता हूं। एट x इज इक्वल टू 5, पहले x इक्वल टू 5 किसको देखते हैं। द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट 5 इज, x इक्वल टू 5 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x इक्वल टू 5 के लिए देखो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए फंक्शन आपका ये है, तो x इक्वल टू 5 के लिए ये फंक्शन आएगा। तो f5 हो जाएगा आपका कितना? 5 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया? ठीक है ना? ये तो f5 आ गया। अब जब यहां पर आप देखिए, इसको बहुत ध्यान से आपको देखना है। जब हम लिमिट डिस्कस करेंगे x इक्वल टू x टेंड्स टू 5 के लिए, जब लिमिट डिस्कस करेंगे तो ये फंक्शन ग्रेटर देन 5 के लिए कुछ और डिफाइंड है, और लेस देन 5 के लिए कुछ और डिफाइंड है। ठीक है ना? मीन्स 0.5, 5 प्लस h और 5 माइनस h, इन 3 पॉइंटों को देखिए। ये जो पॉइंट है 5 प्लस h, इसके लिए फंक्शन 5 प्लस h मतलब 5 से बड़ा,
और 5 माइनस x मतलब 5 से छोटा। और 5 प्लस h के लिए h मीन्स वेयर h इज टेंडिंग टू 0, तो जैसे h 0 की तरफ टेंड्स करेगा ये वैल्यू 5 की तरफ टेंड्स करेगी, और जैसे यहां पर भी h 0 की तरफ टेंड करेगी वैल्यू भी 5 की तरफ टेंड करेगी, मतलब ये नेबरिंग पॉइंट हो गए ना। तो 5 से बड़ा, जरा सा बड़ा, वेरी स्लाइट ग्रेटर देन 5 के लिए फंक्शन कौन डिफाइंड होगा, ये, क्योंकि x की वैल्यू 5 है, 5 से बड़ी। 5 में हमने बहुत छोटी सी नंबर कोई जोड़ दिया जिसकी वैल्यू 0 की ओर जा रही है, तो उसके लिए फंक्शन डिफाइंड ये है। परंतु जब 5 की वैल्यू थोड़ा छोटी ले ली, 5 से नेग्लिजिबली स्मॉल वैल्यू विच इज टेंडिंग टू 0, तो ऐसी स्थिति में वैल्यू 5 से थोड़ा छोटी तो हो गई ना, उसके लिए फंक्शन आपका ये हो गया। तो ऐसी स्थिति में डायरेक्ट हम लिमिट x इज इक्वल टू लिमिट x टर्म्स टू 5 नहीं निकालेंगे, हमको लिमिटिंग वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। ठीक हो गया। तो आप देखिए अब मैं इसको कैसे निकालता हूं, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट आगे हम इसको LHL से देखेंगे, ठीक है। LHL लिमिट कितना, x टेंड्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट जब आप निकालेंगे इसको 5 के नेगेटिव कर दीजिए ऐसे, क्यों कि 5 माइनस h के लिए देख रहे हैं ना, 5 से जरा छोटी के लिए देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके पास फंक्शन क्या है, छोटी के लिए ये है फंक्शन आपका 5 माइनस एक्स, और जैसे x की वैल्यू आप 5 रखेंगे ये कितना हो गया आपका 0। ठीक है। अब आप देखिए राइट हैंड लिमिट, देखिए राइट हैंड लिमिट, इसको आप देखिए राइट हैंड लिमिट, देखिए लिमिट कैसे रखेंगे, x टेंड्स टू 5 ऐसे पॉजिटिव करके, मतलब जो भी है 5 में थोड़ा आगे है प्लस करके, यहां पर जैसे था 5 में थोड़ा कम करके था, वो इतना कम कि वो 0 की तरफ जा रहा है, तभी तो ये 5 की तरफ जाएगा। तो 5 प्लस मतलब कुछ तो बड़ा है ना 5 से, तो 5 से कुछ बड़ा है तो उसके लिए फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, x माइनस 5 और x इज इक्वल टू 5 रखेंगे तो कितना हो गया 0। यहां पर x इक्वल टू 5 इसलिए रख रहे हैं कि ये लिमिटिंग वैल्यू है, मतलब x एग्जैक्टली 5 तो नहीं, पर 5 से इतना छोटा सा हिस्सा बड़ा है कि वो छोटा सा बड़ा हुआ हिस्सा भी 0 की ओर जा रहा है, तो ये अल्टीमेटली 0 हो गया। तो यहां पर आपको क्या मिला, लेफ्ट हैंड लिमिट में हमको क्या मिल गई, 0 मिल गई, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिल गई। तो जब किसी फंक्शन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू बराबर हो जाती है, तो इसका मतलब वहां पर फलन की लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर जाती है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 5 fx इज इक्वल टू कितना हो गया 0 लिख सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आप दोनों बराबर। ठीक हो गया। अभी तो लिमिट की वैल्यू आई, तो f0 कितना हुआ, सॉरी f5 कितना हुआ, ये तो लिमिट की वैल्यू आई, लिमिट x टेंड्स टू 5 fx 0 हो गया, और f5 कितना हुआ, फंक्शन की वैल्यू 5 पर, फंक्शन की वैल्यू 5 के लिए क्या डिफाइन है, ये वाला है ना, तो 5 माइनस 5 ये भी कितना हो गया 0 हो गया। इसका मतलब हमारे पास क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू 5 fx इज इक्वल टू f5 मीन्स लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x टेंड्स टू 5 इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट x इज इक्वल टू 5। तो जब ऐसी स्थिति आती है इसका मतलब fx इज continuous at x is equal to 5। जब लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर सेम हो गई तो आप कह सकते हैं कि फंक्शन वहां पर संतत कंटिन्यूअस है। ठीक हो गया। तो एक तो हमारा x is equal to 5 पर फंक्शन क्या निकल गया, कंटिन्यूअस निकल गया। ठीक हो गया। मैं इसको वाइट कर लेता हूं, आगे देखिए। अभी तो मेरा एक पॉइंट हुआ, अभी मैं और कहां देखूंगा, क्योंकि मुझे पूरी रियल लाइन पर देखना है। तो जब पूरी रियल लाइन पर देखना है तो रियल लाइन पर तो एक पॉइंट ले रखा है। अब मैं इधर के पॉइंट देखता हूं, इधर के पॉइंट की सबकी नेचर क्या है, ईच एंड एवरी पॉइंट इज ग्रेटर देन 5। यहां प्रत्येक पॉइंट 5 से क्या है, बड़ा है। तो मैं ले लेता हूं टेकिंग
x इज इक्वल टू सी, c बिलोंग्स टू r एंड c इज ग्रेटर देन 5। देखो कैसे लिखने का तरीका है, मैंने c लिया, कोई x की वैल्यू c ली, वो c का है, r में है, रियल नंबर है वो, और c की वैल्यू 5 से बड़ी, मतलब इससे आगे की। तो ऐसी स्थिति में fx क्या डिफाइन कर रखा है, देखिए 5 या 5 से बड़ी के लिए ये डिफाइन है ना फंक्शन, तो fx क्या हो जाएगा, x माइनस 5। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में कि x की वैल्यू 5 लो, 10 लो, 20 लो, 100 लो, 200 लो, हमेशा फंक्शन यही होना है। तो ऐसी स्थिति में जहां फंक्शन थ्रू आउट वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, उनकी लिमिट आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, वहां लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। x इक्वल टू 5 के लिए क्यों निकाली राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि स्लाइड जैसे 5 के राइट जा रहा है तो फंक्शन कुछ और है, और 5 के स्लाइड लेफ्ट जा रहे तो फंक्शन की वैल्यू कुछ और आ गई। तो ऐसी स्थिति में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक करना बहुत आवश्यक हो जाता है, पर यहां पर ऐसी करने की आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट वैल्यू फंक्शन की लिमिट ले सकते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल टू, आप लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू c fx मींस x माइनस 5 एंड दैट इज इक्वल टू c माइनस 5 हो गया। ठीक हो गया लिमिटिंग वैल्यू, और fc कितना हो गया, fx ये है, तो x के ऊपर मैंने c करता तो क्या हो जाएगा, c माइनस 5। और आप देख रहे हैं लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू सेम हो गई। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू c fx is equal to fc. This implies that fx is continuous. fx संतत है for x is equal to c, c belongs to r and c is greater than 5. तो यहां भी फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, आगे समझे, यह भी फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, 5 पर भी कंटिन्यूअस था, 5 से बड़ी वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस था। अब मैं छोटी वैल्यू के लिए आ जाता हूं, 5 से छोटी वैल्यू पर आ जाते हैं। देखिए टेकिंग x इज इक्वल टू c, ठीक है, c बिलोंग्स टू r एंड c लेस देन 5। x इज इक्वल टू c बिलोंग्स टू r मतलब वो रियल नंबर है, कोई हो सकता है, पर उसकी वैल्यू 5 से छोटी है। द फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल दोज वैल्यूज ऑफ x व्हिच आर लेस देन 5। 5 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या डिफाइंड है आपका, 5 माइनस x डिफाइंड है। ठीक होगी, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, आप लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फंक्शन थ्रू आउट क्या है, डिफाइंड है, अलग अलग वैल्यू नहीं आ रही है, थोड़ा इधर और थोड़ा उधर जा रही है। तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c fx मींस 5 माइनस x एंड दैट इज इक्वल टू 5 माइनस c, एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट कितना हो जाएगा, फंक्शन क्या डिफाइंड ये है, ये भी क्या होगा, 5 माइनस c होगा। अब आप क्या देख रहे हैं, ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर सेम आ गई। तो इसका मतलब आप क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल टू fc, इसका मतलब fx at x is equal to c belongs to r and c less than 5 पर क्या है, संतत है। संतत मतलब कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, यानी कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, फंक्शन 5 पर भी कंटिन्यूअस है, 5 से बड़ी वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस है, 5 से छोटी वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस है। तो रिजल्ट क्या है, क्या रिजल्ट आया हमारे पास फाइनल, जब हमने कैलकुलेशन की तो रिजल्ट अब क्या बन रहा है, रिजल्ट ये बन रहा है कि दिस इंप्लाइज दैट द फंक्शन fx is continuous for every value of x और x बिलोंग्स टू, ये फंक्शन x के सब वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस है, जहां x क्या है,
आपका एक वास्तविक संख्या है। इन द सेट ऑफ रियल नंबर दिस फंक्शन इज थ्रू आउट कंटिन्यूअस। ठीक है, डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। क्लास आपकी क्लास 12th है, सीबीएसई का सिलेबस है, चाहे उत्तराखंड बोर्ड का एक ही सिलेबस है, तो थोड़ा मीडियम में अंतर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन एन बिलोंग्स टू जेड प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर। तो आपको दिखाना है कि क्या ये फंक्शन जो है एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन फॉर एवरी वैल्यू ऑफ पॉजिटिव इंटीजर कंटिन्यूअस है कि नहीं। एक बार ये क्वेश्चन नंबर 4 की डिमांड है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या डिमांड है, फंक्शन डिफाइन क्या है, क्या एफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। जब x की वैल्यू 1 या 1 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू ये है, और फंक्शन की वैल्यू 5 है जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है। इस टाइप से फंक्शन आपका डिफाइंड है, परिभाषित है। तो x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 2 पर डिस्कस करना है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 ले लेता हूं। पहले क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन एन बिलोंग्स टू जेड प्लस। जेड प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर से मतलब है, मतलब धनात्मक वैल्यूज है इसकी, ऋणात्मक नहीं है। -1 -2 -3 एक्स की वैल्यू नहीं होगी। ठीक हो गया, तो एक्स टू द पावर एन। आप इस फंक्शन को देखिए, जब वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है और वो भी पूर्णांक है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ, बहुपद फलन है कि नहीं है। बहुपद फलन की विशेषता ये तो है कि ये पावर आपकी क्या नहीं होनी चाहिए, पावर आपकी नेगेटिव में नहीं जानी चाहिए, पावर आपकी रेशनल टाइप की नहीं होनी चाहिए, जैसे एक्स टू द पावर 1/2 इस टाइप की नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए और वो भी पॉजिटिव इंटीजर के रूप में होना चाहिए। तो ये आपका क्या बन गया, पॉलिनोमियल फलन, बहुपद फलन। तो आप देखिए तो थ्रू डिफाइंड है, ये फंक्शन आपका पूरा डिफाइंड है प्रत्येक किस वैल्यू के लिए, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर दिस फंक्शन इज डिफाइंड। कहीं भी ऐसा नहीं है कि इससे बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन ये है और इससे छोटे के लिए ये। इसका मतलब मैं n इक्वल टू 1 लू, 2 लू, 3 लू, 4 लू, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एफ एक्स इज गिवन एज एक्स टू द पावर n। इसका मतलब मैं किसी टाइप पर मैं ले लेता हूं, टेकिंग x इज इक्वल टू मैं n ही ले लेता हूं, n बिलोंग्स टू z प्लस आपका एफ एक्स हो जाएगा एक्स टू द पावर n। ठीक, तो एफ एन कितना हो जाएगा, मीन्स वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू n। फंक्शन की वैल्यू जब x की वैल्यू कितनी n है, ये हो जाएगा n टू द पावर n। ठीक हो गया। अब लिमिटिंग वैल्यू देखिए, लिमिट x टेंड्स टू n एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू n। एफ एक्स मतलब x टू द पावर n, और जहां n है उसकी जहां x है उसकी जगह n रख देंगे, ये बन गया n टू द पावर n। तो क्या है, लिमिटिंग वैल्यू एज वेल एज वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट बोथ आर सेम। तो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू n एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एन इज इक्वल टू, दोनों क्या हो गए n टू द पावर n। इसका मतलब द फंक्शन एफ एक्स is equal to x to the power n where n belongs to z plus is continuous for every n belongs to। ये फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस हम लोग संतत है n के कोई भी धनात्मक मान के, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि फंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड हो रखा है, प्रत्येक वैल्यू के लिए वही फंक्शन है। तो हमने सीधा लिमिट निकाला, लिमिट की वैल्यू उस पॉइंट पर और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर दोनों सेम है, तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस। ठीक हो गया, तो ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 4 वाला है, इसके लिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट, हमको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा जरूर सोच लेना चाहिए कि जो रूल हमें दे रखा है
उसको हम ठीक से लागू कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। कहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी, कहां पर राइट हैंड लिमिट निकलेगी, कहां से डायरेक्ट फंक्शन की लिमिट निकालेंगे, ये थोड़ा सा जब आप 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो आपको खुद ही आइडिया आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए, इसका सॉल्यूशन करते हैं। 3 पॉइंट पर आपने देखना है। फंक्शन ऐसा डिफाइन है, x से जब x की वैल्यू 1 या 1 से लेस होगी तो फंक्शन आपका x है, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी तो डिफाइन हो गया, मतलब x 2 3 4 5 6 सब पे वैल्यू 5 कांस्टेंट फंक्शन बन गया। x की वैल्यू जब 1 से बड़ी है और जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो फंक्शन है x, ये वेरिएबल टाइप का फंक्शन हो गया। ठीक हो गया। अब आप देखिए एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 के केस में आप देखिए x इज इक्वल टू 0 मतलब यहां 1 से छोटा हुआ ना 0, नहीं इस कैटेगरी में पाएगा, तो फंक्शन एट x क्या हो जाएगा इस समय x हो जाएगा। When x इज इक्वल टू 0 द फंक्शन एट x इज इक्वल टू x, सीधी सी बात है, क्योंकि x की वैल्यू 1 से छोटी है, 0 मतलब 1 से छोटी, तो x कितना हो गया आपका पास, x आ गया ना। आप डायरेक्ट निकाल लीजिए क्योंकि ये फंक्शन क्या है, थ्रूआउट डिफाइंड है, x की वो उन सब वैल्यूज के लिए जो 1 से छोटी हैं, तो डायरेक्ट लिमिट निकालूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 fx मतलब x और ये कितना हो गया 0 हो गया। क्लियर हो गया। और दूसरा आप क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, क्योंकि हमने कंटिन्यूटी डिफाइन करने के लिए हमने कंडीशन क्या पढ़ी है, at any point x is equal to c the function is continuous if the limiting value at that point c x is equal to c and the value of the function at that point x is equal to c both should be equal। मतलब उस पॉइंट पर जिस पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पर लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में तभी फंक्शन कंटिन्यूस होता है। तो f0 कितना हो जाएगा, x की जगह मैं 0 कर दूंगा, 0 तो होगी, तो देखिए लिमिटिंग वैल्यू भी 0 और फंक्शन की वैल्यू भी 0 आई नहीं है दोनों बराबर, तो इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास f0, इसका मतलब हुआ fx इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 पर क्या आपके पास समतत है, समतत है मीन्स कंटिन्यूअस है। ठीक हो गया। तो x इज इक्वल टू 0 पर तो फंक्शन आपका चेक हो गया कि x इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। अब चलते हैं x इज इक्वल टू 1 की ओर। x इज इक्वल टू 1 की स्थिति क्या है, देखिए x इज इक्वल टू, अब बड़ी ध्यान से देखिए x इज इक्वल टू 1 जब है, इसको आपको इस पॉइंट को आपको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। ये पॉइंट आपने पकड़ दिया तो आपको दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन करने में। x इज इक्वल टू 1 के लिए देखिए फंक्शन x है, x की वैल्यू जब 1 है या 1 से छोटी तो फंक्शन x है, और जब x की वैल्यू 1 से बड़ी तो फंक्शन क्या है 5। तो यहां पर नेबरिंग पॉइंट की बात आई कि नहीं आई, मतलब 1 प्लस h और 1 माइनस h, ठीक है, ये नेबरिंग पॉइंट बन गए। When h tends to 0, जब h tends to 0 और ये भी h tends to 0, and when h will tend to 0, 1 minus h will tend to 1, when h will tend to 0, 1 plus h will tend to 1। तो फंक्शन की वैल्यू जैसे 1 से बड़ी होगी, चाहे बहुत छोटी सी है, तो फंक्शन का नेचर ही बदल जाएगा, उसकी वैल्यू भी बदल जाएगी, क्योंकि 1 से बड़ी के लिए फंक्शन क्या डिफाइंड है 5 है। और जब मैं 1 से छोटी वैल्यू लूंगा, बहुत स्लाइट, बहुत कम, 1 में बहुत कम माइनस करूंगा, आपको बहुत छोटी सी वैल्यू जो कि 0 की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब वो तो 1 से कम ही जाएगी ना, वो बहुत स्लाइट हुआ चेंज, पर 1 से कम ही तो हो गया वो, उसके लिए फंक्शन आपका क्या हुआ, ये हो गया ना। तो यहां पर x इज इक्वल टू 1 के दाएं बाएं भी फंक्शन में डिफरेंस आ रहा है, फंक्शन ही अलग अलग आ जा रहे हैं फंक्शन, इसका मतलब यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम लेंगे। ठीक हो गया। अब आप देखिए, पहले मैं सीधा सीधा फंक्शन की वैल्यू निकाल देता हूं। एट एक्स इज इक्वल टू 1, एफ एक्स कितना डिफाइंड है भाई,
x इज इक्वल टू 1 के लिए x है कि नहीं डिफाइंड? एट x इज इक्वल टू 1 के लिए क्या है? x है ना। तो f1 दिस इंप्लाइज दैट f1 कितना हो गया स्टूडेंट्स? दैट इज 1। ठीक, 1 यहां रख देंगे तो 1 इज 1 है। अब मैं कह रहा हूं कि यदि मैं लिमिट मुझे देखनी होंगी तो मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि 1 के दाएं फंक्शन कुछ और है और 1 के बाएं फंक्शन कुछ और है। 1 के दाएं फंक्शन 5 है और 1 के बाएं फंक्शन क्या है? ये x है। तब मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकालनी पड़ेगी। अब लेफ्ट हैंड लिमिट HL लिमिट क्या लिखते हैं? अब 1 के लिए चाहिए ना, 1 के लिए निकाल रहा हूं। एट x इज इक्वल टू 1 की स्थिति देख रहा हूं तो लिमिट x टेंड्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट करेंगे तो 1 नेगेटिव। ये नेगेटिव मतलब इसमें h घट रहा है, h माइनस हो रहा है, जहां h 0 की तरफ टेंड कर रहा है, बहुत छोटा सा है। तो उसके लिए आपका फंक्शन क्या है? फंक्शन देखिए, जैसी 1 से छोटे की बात आएगी वो आपका x बन गया, और जैसे आप इसको क्या कर दोगे? x इज इक्वल टू 1 रखोगे, 1 मतलब स्लाइट लेस देन 1, तो नियर अबाउट 1 है, तो ये वैल्यू टाइम्स कितने पे कर जाएगी? 1 पे कर जाएगी। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट का देखिए, राइट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 1, इसको थोड़ा प्लस ले लेते हैं आप, प्लस मतलब स्लाइटली ग्रेटर देन 1। यहां पर फंक्शन क्या है? 1 से बड़ी के लिए फंक्शन ही आपका 5 है, कांस्टेंट फंक्शन बन गया, ये 5 बन गया। ठीक है, 5 बन गया तो 5, यहां 10 रखो, 20 रखो, 50 रखो, 100 रखो, इसमें 5 ही है ना। तो क्या हुआ? लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और है और राइट हैंड लिमिट आपकी कुछ और हो गई। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड। जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की इक्वल नहीं होता, लेफ्ट हैंड लिमिट आपको 1 आई, राइट हैंड लिमिट कितनी आई? 5 आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, इसका मतलब आप लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 1 fx का अस्तित्व नहीं है। मीन्स इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 1 fx डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक हो गया? x टेंड्स टू 1 fx का अस्तित्व नहीं है, लिमिट का अस्तित्व नहीं है। लिमिट fx डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आए। तो जब लिमिटें बराबर नहीं आती हैं तो सीधा सीधा आप क्या लिख देंगे? आप लिख देंगे फंक्शन fx इज नॉट कंटिन्यूअस at x इज इक्वल टू 1। ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। एक चीज हमको और ध्यान रखना पड़ेगा कि लिमिटिंग वैल्यू इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी। लिमिटिंग वैल्यू निकलनी बहुत जरूरी है और वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगी। अब लिमिटिंग वैल्यू नहीं निकल रही है तो उस स्थिति में फंक्शन की कंटिन्यूटी हमको डिफाइन नहीं कर सकते। हम कहेंगे कि द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक हो गया? तो x इज इक्वल टू 1 की स्थिति देख ली, x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं है। अब किस पॉइंट पर देखेंगे? अब हम किस पॉइंट पर आ रहे हैं? अब देखिए एट x इज इक्वल टू 2। अब इस पॉइंट पर देखिए x इज इक्वल टू 2 मीन्स कहां आएगा? यहां आएगा कि यहां आएगा? बोलिए, यहां आएगा कि यहां आएगा? यहां आएगा ना, क्योंकि x इज 2, 2 मतलब ग्रेटर देन 1। तो फंक्शन क्या डिफाइंड है? दिस इंप्लाई एट x इज इक्वल टू 2 एट x इज इक्वल टू 5। ये आपको कांस्टेंट फंक्शन बन गया। ठीक है ना? तो न तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत है ना राइट हैंड लिमिट, क्योंकि फंक्शन थोड़ा डिफाइंड है 2 के अगल बगल में, 2 से थोड़ा बड़ा, 2 से थोड़ा छोटा, तो है तो क्या हो? 1 से बड़ा है ना। तो फंक्शन 2 से बड़े के लिए 2 से छोटे के लिए अलग अलग डिफाइंड नहीं है। ऐसी स्थिति में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की आवश्यकता नहीं है। मीन्स डायरेक्टली वी कैन कैलकुलेट द लिमिट ऑफ द फंक्शन। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 fx कितना आपका 5 है। ठीक है,
जब x की वैल्यू 2 की तरफ जा रही है, इसका मतलब 5 फंक्शन की वैल्यू, तो ये कितना हो गया 5। ठीक हो गया, 5 रखो या 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो, सब क्या हो 5 पर ही जाएगा। और f2 द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पर फंक्शन क्या है, वो भी तो 5 होगा। x इक्वल टू 2 पर 3 पर 4 पर 50 पर 100 पर 200 पर सब क्या है 5, 5। अब आप देख रहे हैं लिमिटिंग वैल्यू एज वेल एज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट आर सेम। ये लिमिटिंग वैल्यू और वैल्यू ऑफ द फंक्शन सेम हो गए, इसका मतलब कंटिन्यूअस हुआ कि नहीं हुआ, कंडीशन बन गई ना। तो इसका मतलब कि लिमिट x टेंड्स टू 2 fx is equal to f2, this implies that fx is continuous at x is equal to, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन सतत है, फलन सतत है x इज इक्वल टू 2 पे। तो फंक्शन आपका 0 पर भी कंटिन्यूअस था, फंक्शन आपका 2 पर भी कंटिन्यूअस था। तो आंसर में क्या हो गया आपका कि फलन x इज इक्वल टू 0 पर संतत कंटिन्यूअस, फलन x इज इक्वल टू 2 पर भी संतत, फलन x 0 पर भी संतत 2 पर भी संतत, x इज इक्वल टू 1 पर क्या असंतत, असंतत बोलो या डिसकंटिन्यूअस बोलो, डिसकंटिन्यूअस नॉट कंटिन्यूअस, असंतत, हिंदी में असंतत और डिसकंटिन्यूअस। ठीक हो गया, तो इस ढंग से इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 के चैप्टर आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। फंक्शन f(x) कैसा डिफाइंड है, f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इफ x लेस देन इक्वल टू 2 और 2x माइनस 3 इफ x ग्रेटर देन 2। आपको क्या दिखाना है, यू हैव टू फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर दिस फंक्शन। सभी असंतत बिंदु निकाले, वो सारे बिंदु निकाले जहां फंक्शन क्या संतत नहीं है, वो सारे पॉइंट निकाले जहां फंक्शन क्या डिसकंटिन्यूअस है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकाले। ठीक हो गया, तो देखिए अब कौन सा पॉइंट होगा, द फंक्शन इज डिफाइंड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर के सेट में पूरे फंक्शन को देखना पड़ेगा। अब आप देखिए रियल लाइन बनाते हैं, ये तो पॉइंट 2 है, ये पॉइंट ग्रेटर देन 2 है और ये लेस देन 2। x इज इक्वल टू 2 हमको एक पॉइंट उन्होंने दे दिया, यहां पर फंक्शन कुछ डिफाइन कर रखा है। तो हम इसको पूरी रियल लाइन को 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक पॉइंट x इज इक्वल टू 2 एंड ऑल दोज पॉइंट्स विच आर ग्रेटर देन 2, सारे वह पॉइंट जो 2 से बड़े हैं, एंड ऑल दोज पॉइंट्स विच आर लेस देन 2। तो पूरी लाइन कवर हुई कि नहीं हुई। एक रियल लाइन x इज इक्वल टू 2 का पॉइंट उसमें लिया, सारे वैल्यू जो 2 से बड़ी वो भी लिया और सारे वैल्यू जो 2 से छोटी वो भी लिया, तो पूरी रियल लाइन कवर होगी कि नहीं होगी, हो गई ना। तो 3 जगह हम पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है 3 जगह चेक करेंगे। x इज इक्वल टू 2 पर चेक करेंगे, ठीक है, 2 से बड़ी वैल्यू के लिए करेंगे व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, और उन वैल्यूज के लिए करेंगे व्हेन x इज लेस देन 2। ठीक हो गया, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एट x इज इक्वल टू 2 देखते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए, एट x इज इक्वल टू 2। अब एग्जैक्टली व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2, एट x इज इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या, x इज लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब हुआ कि x की वैल्यू 2 या 2 से छोटी है। द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 2x प्लस 3 फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ x विच इज इक्वल टू 2 और लेस देन 2। 2 या 2 से सब छोटी वैल्यूज के लिए फंक्शन है, एंड दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल दोज वैल्यूज ऑफ x विच आर ग्रेटर देन 2। दो x की जितनी भी वैल्यूज 2 से बड़ी हैं उन सब के लिए फंक्शन ही डिफाइंड है। ठीक हो गया ना अलग अलग बात। अब आप देखिए एट x इज इक्वल टू 2
एफ एक्स क्या डिफाइंड है, एग्जैक्टली 2 पर फंक्शन क्या डिफाइंड है, 2x प्लस 3 है कि नहीं है बोलो, ठीक है। व्हेन x इज इक्वल टू 2 द फंक्शन इज डिफाइंड एज 2x प्लस 3, ठीक हो गया। तो f2 कितना हो गया, सीधा वैल्यू निकाल लीजिए, जहां x की जगह मैं 2 कर दूंगा तो यहां भी 2 कर लीजिए, 2 इंटू 2 प्लस 3 और कितना हो गया 7, ठीक हो गया, फंक्शन की वैल्यू निकल गई। अब देखिए दूसरी बात क्या है, यदि हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, जब हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो एक तो फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर और दूसरा लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन के उस पॉइंट पर, दोनों बराबर होनी चाहिए। अब लिमिटिंग वैल्यू जब डिस्कस करूंगा तो ये बात आपको बड़ी ध्यान से देखनी है कि x से देखिए 0.2 है, 0.2 प्लस h है, 0.2 माइनस h है। ये मैंने थोड़ा सा दूर दूर इसलिए ले रखे हैं, क्लियर आपको दिख जाए, अदरवाइज ये पॉइंट बहुत नजदीक होते हैं। 2 से कितना बड़ा उसमें मैं h जोड़ूं, और h कहां जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, तो कितना बड़ा होगा वो h, ठीक है, मतलब नेग्लिजिबल स्मॉल, जैसे कहते हैं ना ऊंट के मुंह में जीरा, ठीक है। तो 2 प्लस h मतलब व्हेन h विल टेंड टू 0 दिस विल टेंड टू 2, व्हेन h विल टेंड टू 0 दिस 2 माइनस h विल टेंड टू 2, ये तो लिमिटिंग वैल्यू होगी। अब देखिए मजेदार बात, आप देखिए कि जैसी फंक्शन की वैल्यू 2 से बड़ी है, देखो 2 से बड़ी मतलब 2 प्लस h, 2 प्लस h 2 से बड़ी हुई कि नहीं हुई, तब फंक्शन ऐसा है, फंक्शन का नेचर देखिए। और जब 2 माइनस h, 2 माइनस h मतलब 2 से छोटा, h बहुत छोटा मैंने ले रखा है, ठीक है, 2 माइनस h मतलब 2 से छोटा, तो 2 से छोटे के लिए फंक्शन है, मीन्स this function has different values in the neighborhood of 2. At the neighborhood of 2 the function has distinct value, 2 के आस पड़ोस में, ठीक है, निकटतम पॉइंटों के नजदीक, मतलब 2 के निकटतम पॉइंट नजदीक के कुछ बिंदु हैं, ठीक है, नेबरिंग पॉइंट बोलते हैं ना उनको, वहां पर फंक्शन की वैल्यूज अलग अलग हैं। ऐसी स्थिति में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। अब आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि कहीं हम डायरेक्ट लिमिट निकाल दे रहे हैं, कहीं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, यहां पर निकालनी पड़ेगी, क्योंकि 2 से बड़े के लिए फंक्शन कुछ और है और 2 से छोटे के लिए फंक्शन कुछ और डिफाइंड है। तो ऐसी स्थिति में हम हमेशा पहले लिमिट निकालते हैं, लिमिट निकालते हैं मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, ये दोनों लिमिट बराबर हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि द फंक्शन, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट, फंक्शन का वहां पर लिमिटिंग वैल्यू आती है, एग्जिस्ट करती है, अस्तित्व है, ठीक हो गया। अब आप देखिए, अब आप राइट हैंड, अब देखिए एट एक्स इक्वल इसी पॉइंट पर मैं चेक कर रहा हूं, ठीक है, तो लिमिटिंग वैल्यू देखिए, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच है, लिमिट क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, किस पॉइंट पर देख रहे हैं, 2 पे देख रहे हैं ना, तो x टेंड्स टू क्या करेंगे 2, या माइनस का चिन्ह लगा देंगे, माइनस मतलब वही 2 माइनस h वाला, बहुत कम, 2 से बहुत कम छोटा है वो 2 माइनस h, तो फंक्शन ऐसी स्थिति में क्या डिफाइंड है 2 माइनस h के लिए, देखो ये 2 से कम के लिए है, ये बच्चों आपका 2x प्लस 3, तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू में 2 ही रखूंगा क्योंकि 2 से बहुत कम छोटा कर रखा हमने, 2 माइनस h व्हेन h टेंड्स टू 0, इसके लगभग वैल्यू क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, तो 2 इंटू 2 प्लस 3, तो कितना आएगा 7 आया, ठीक हो गया। अब राइट हैंड लिमिट ले लीजिए, तो लिमिट क्या x टेंड्स टू, इसको प्लस कर दीजिए, ठीक है, 2 प्लस में 2 प्लस मतलब 2 से बड़ा, तो उसके लिए फंक्शन आपका क्या है 2x माइनस 3 है, fx है ना, ठीक है, ये तो करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a fx, तो जो भी इसके लिए है फंक्शन की वैल्यू, तो 2 प्लस के लिए 2 से बड़े के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है 2x माइनस 3, मैंने यहां पर रख दिया fx की जगह, तो 2 प्लस कर दो यहां पर, तो 2 इंटू 2 माइनस 3, 1 आ गया ना, 2 प्लस मतलब 2 रखना है ना, x की वैल्यू 2 ही रखनी है, क्योंकि ये लिमिटिंग वैल्यू है 2 ना, तो लगभग 2 है,
तो 2 इंटू 2 तो 4 माइनस 3 कितना हुआ 1 हुआ ना, 4 माइनस 3 कितना 1 हुआ। अब क्या आ रहा है यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आई कि नहीं आई, दोनों वैल्यूज बराबर आई कि नहीं आई। आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी निकली 7 और राइट हैंड लिमिट निकली आपकी 1, दोनों बराबर नहीं है। और जब लिमिट बराबर नहीं होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं होती है, तो आप लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2 fx डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब x टेंड्स टू 2 पर fx लिमिटिंग वैल्यू का कोई अस्तित्व नहीं है। तो जब लिमिट ही नहीं निकल रही है उस पॉइंट पर, तो तब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है। दिस इंप्लाइज दैट fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। फंक्शन x इज इक्वल टू 2 पर संतत नहीं है, या कह सकते हैं फंक्शन हैज ए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन का पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन हो गया, x इज इक्वल टू 2। नॉट कंटिन्यूअस बोलिए, इज नॉट कंटिन्यूअस बोलिए, या पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलिए, एक ही बात। ठीक हो गया, तो अब 2 का तो हो गया। अब 2 स्थिति आगे हमें और देखनी है। कौन कौन देखनी है वो, हमको देखनी है 2 से बड़ी के लिए और 2 से छोटी के लिए देखनी है। अब आप देखिए at taking s is equal to a ले लेता हूं, a is greater than 2 और a belongs to r। मैंने x is equal to a ले लिया, a क्या है सब वैल्यूज के लिए ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 के लिए मैंने कोई वैल्यू a ले ली, और a क्या है r में तो ही है। ठीक है, अब फंक्शन क्या डिफाइंड है ये उसमें देखिए, फॉर a is greater than 2, 2 से बड़े के लिए fx कितना है 2x माइनस 3। ठीक, यहां पर जब लिमिटिंग वैल्यू निकालूंगा तो डायरेक्ट लिमिट निकलेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि 3 पर निकाल रहा हूं तो 3 प्लस के लिए कुछ और है, 3 माइनस के लिए कुछ और है। फंक्शन थ्रू आउट क्या है 2x माइनस 3 है। x इक्वल टू 10 पर देखूंगा तो 10 प्लस के लिए कुछ और है फंक्शन, है 10 माइनस के लिए कुछ और है, ऐसा नहीं है, फंक्शन यही डिफाइंड है। तो ऐसे में डायरेक्ट लिमिट निकलती है, सीधे आप लिमिट निकाल सकते हैं विदाउट फाइंडिंग द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो आप निकालिए लिमिट x टेंड्स टू a fx कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a fx मींस 2x माइनस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 2a माइनस 3। ठीक हो गया। एंड एट a फंक्शन की वैल्यू किस पे a पर, ठीक है, उसके लिए भी फंक्शन उसके लिए भी डिफाइंड है, क्योंकि a की वैल्यू 2 से बड़ी है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू a के लिए ये हो जाएगा सीधे 2a माइनस 3। इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू fa हो गए दोनों बराबर, 2a माइनस 3 फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू भी आई और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर दोनों तो बराबर तो हो गई, इज इक्वल टू 2a माइनस 3। इसका मतलब क्या हुआ, fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। और a कौन है, a का परिचय क्या है, व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ a बिलोंग्स टू r। अभी और भी इसका परिचय इतना नहीं, a बिलोंग्स टू r तो इधर भी हो जाएगा, नहीं a इज ग्रेटर देन, ये पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आ गया इसका a का। a कौन है, a r में है और a की वैल्यू 2 से बड़ी है, उसके लिए फंक्शन आपका थ्रू आउट कंटिन्यूअस। ठीक होगी बात। अब देखिए, अब चलते हैं लेस देन 2 की ओर। मैं लेता हूं टेकिंग x इज इक्वल टू b, एक पॉइंट b ले लेता हूं, b बिलोंग्स टू r, b r में है बट b इज लेस देन। अब हो गया क्लियर, b बिलोंग्स टू r करेंगे तो ये आगे आ जाएगा,
पर यहां पर मैंने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, रोक दिया कि 2 से छोटा, तो केवल इधर की बात हो गई है। तो जब ऐसा इसका परिचय आ गया तो फंक्शन क्या हो गया यहाँ पर, 2 से छोटी वैल्यू के लिए, चाहे वो 1 है, चाहे 0 है, चाहे -10 है, चाहे -20 है, सबके लिए फंक्शन 2x+3। तो in this case there is no need to find the left hand limit and right hand. Directly we can calculate the limiting value of the function. सीधा आप लिमिट वैल्यू निकालिए, क्योंकि फंक्शन थ्रूआउट कंटिन्यूअस थ्रूआउट डिफाइंड हो गया है 2 से छोटी वैल्यू के लिए। तो f(x) इज 2x+3, ठीक है। अब सीधा लिमिट निकाल लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू b f(x) इज इक्वल टू limit x tends to b, f(x) means 2x+3 and that is 2a+3, ठीक हो गया। f(x) क्या है, 2x+3 किसके लिए, 2 से छोटी वैल्यू के लिए। मैं b क्या ले रहा हूं, 2 से छोटा ले रहा हूं, तो 2a+3 आएगी, नहीं आएगा, सॉरी 2b आएगा, है 2b, x की वैल्यू क्या ले रखी, b ले रखी ना, ठीक। और एट b कितना हो जाएगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट x इज इक्वल टू b, जबकि फंक्शन ऐसा डिफाइंड है तो ये भी कितना हो जाएगा, 2b+3, ठीक है। अब आप देख रहे हैं दिस लिमिटिंग वैल्यू एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट x इज इक्वल टू b व्हेन b इज लेस देन 2, दोनों बराबर हो कि नहीं हो गई, मतलब लिमिट x टेंड्स टू b f(x) इज इक्वल टू fb इज इक्वल टू 2b+3। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर दोनों बराबर हो गई। तो ये किसकी कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये तो कंटिन्यूटी की कंडीशन है कि फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। यहां पर दिस इंप्लाइज दैट f(x), द फंक्शन f(x) is continuous at x is equal to b, b belongs to r and b is less than, हो गया ना, पूरा परिचय आ गया इसका। x is equal to b, b कहाँ है, r में है, पर b की वैल्यू 2 से छोटी, तो यहाँ भी कंटिन्यूस हो गया। अब आपने क्या देखा, यहां 2 पे क्या निकला था, डिसकंटिन्यूअस, ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी था, ये भी कंटिन्यूअस था, 2 से बड़ी के लिए भी कंटिन्यूअस निकला, 2 से छोटी के लिए भी क्या निकला, कंटिन्यूअस। केवल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी किस पर हुआ, x इक्वल टू 2 पर। तो आप कह सकते हैं कि द फंक्शन f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट द पॉइंट x इक्वल टू 2 और द फंक्शन f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, या फंक्शन x इक्वल टू 2 पर संतत नहीं है, या फंक्शन का असांतत्य पॉइंट कौन है, असांतत्य बिंदु कौन है, x बराबर 2, फंक्शन बाकी सभी बिंदुओं पर संतत है, केवल x इक्वल टू 2 पर क्या है, असंतत है। आप कह सकते हैं x इक्वल टू 2 पर फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है या नॉट कंटिन्यूअस, ठीक हो। तो अब आंसर कैसे लिखेंगे, आप आंसर के रूप में लिखेंगे द फंक्शन, क्योंकि ऐसे ही पूछा हुआ था हमको, असांतत्य बिंदु निकालना है ना, तो जो ढंग से आंसर पूछा रहता है आंसर उसी रूप में लिखना चाहिए। द फंक्शन f(x) हैज ए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2, फंक्शन की पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी केवल एक पॉइंट x इक्वल टू 2 पर, कहने का मतलब हुआ कि x इक्वल टू 2 पर फंक्शन क्या है, असांतत्य है, ठीक हो गया। बाकी सभी जगह क्या है, संतत है। तो ऐसे डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को और अभी क्वेश्चन करेंगे, वी विल सॉल्व मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज, देन आई एम वेरी श्योर दैट you will be in the position to handle each and every problem related to continuity.